अगली सब हेडिंग 3.2 जिसका नाम क्या रहने वाला है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हम ना बेसिकली उस समय यूरोप में ना बहुत सारी मुसीबतें आ गई थी, जिससे ना हंगर भी आ गई थी, मतलब भूख भी फैल गई थी, और जिसके कारण में लोगों की लाइफ ही क्या हो गई थी, बड़ी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। और उस समय कुछ पॉपुलर रिवोल्ट हुए थे। ये सारा का सारा कंसेप्ट हम इस हेडिंग में डिस्कस करेंगे। मतलब पहले देखेंगे हंगर और हार्डशिप की वजह क्या थी, और उसके बाद देखेंगे कि लोगों का गुस्सा जब ऊपर तक आ गया तो उन्होंने कौन कौन से रिवोल्ट किए, कौन कौन से विद्रोह किए। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है 1813 से, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स में इस हेडिंग की। तो बेसिकली हुआ कि ये था कि 1830 के आसपास ना इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी। कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में बहुत जगह पर क्या हुआ था, इकोनॉमिक हार्डशिप। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पैसे, और हार्डशिप का मतलब होता है लोगों की जो लाइफ थी बड़ी ज्यादा हार्ड हो गई थी, मुश्किल में आ गई थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, हाँ भी इकोनॉमिक्स हार्डशिप थी जो 1830 के आसपास, उसके रीजन क्या थे। या आपको एग्जाम में आ सकता है रीजन फॉर हंगर एंड हार्डशिप इन यूरोप, क्या क्या रीजन थे। तो आपने जो मैंने पॉइंट्स में डिस्कस करवाऊंगा ना, तो पॉइंट्स में बढ़िया तरीके से आपने लिखना है। पहला क्या कारण हो गया था जिससे हार्डशिप हो गई थी, हंगर फैल गया था, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई थी, मतलब पॉपुलेशन यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब बेसिकली आप दिमाग लगा के देखो, चीजों की कमी होगी, पॉपुलेशन अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों की भूख भी बढ़ेगी ना। तो वहां पर एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हाँ भी पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए तो उसको जॉब्स दे दो, वो सारी की सारी आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और बढ़ी हुई पॉपुलेशन का किसी भी राज्य के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हाँ भी इनको कोई काम पे लगाए, इसलिए यहाँ पर रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे। पहला पॉइंट समझ आ गया, हाँ भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो एक तो ये कारण था, हाँ भी हंगर और हार्डशिप का। दूसरा इसका पॉइंट है मास माइग्रेशन। मास का यूज तब किया जाता है हम जो बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में कोई बात करते हो। तो माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पर यूरोप के कई शहरों में क्या हुआ, गाँव से लोग जॉब्स ढूंढने यहाँ पर आए। तो शहरों में तो आगे से पहले ही काम खराब था, गाँव के लोगों ने शहरों में आके और पॉपुलेशन और ही बढ़ा दी, मतलब वहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। जैसे आपने यहाँ पर दिमाग में कोरोना टाइम में जो जो प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली थी ना, वो सारी इसमें आपने लिखनी है। जैसे जॉब चली गई थी लोगों की, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, जिनकी सैलरी थी उनकी बहुत ज्यादा कम कर दी गई, वो सारी चीजें आपने दिमाग में लेके चलना है। अगला कारण भाई मशीनों ने काम खराब कर दिया। मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो लोकल प्रोड्यूसर हाथ से काम करते थे का मशीनों ने क्या कर दिया, काम खराब कर दिया, जॉब चलेगी। मतलब यहाँ पर एक अगर वीवर्स है, एक जो बंदा है हाथ से काम करेगा पूरा दिन मेहनत करके, फॉर एग्जाम्पल एक सूट तैयार करता है, कपड़ा तैयार करता है, तो मशीनों ने क्या करना है, एक एक साथ इकट्ठे ही कपड़े तैयार कर देने। तो वहां पर एक तो पहले से बड़ा जरा काम खराब था, मशीनों के आने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, लोकल प्रोड्यूसर का भी काम खराब हो गया, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया। इसमें पहले से लोग अपने हुनर से पैसे कमा रहे थे, बेचारों का उनका भी काम खराब कर दिया मशीनों ने। 3 पॉइंट समझ आ गए यूरोप में हंगर और हार्डशिप का क्या क्या रीजन था। अगला पॉइंट है इसका, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ गई। अब बेसिकली पहले ही लोगों के पास जॉब नहीं थी, मशीनों के आने से और भी काम खराब हो गया, इससे और भी बुरी सिचुएशन हो गई। मतलब अपने माइंड में जितना खराब से खराब समा आप सोच सकते हो, खराब से खराब टाइम वो वहां पर चल रहा था 1830 के एरा के आसपास। अगला इसका पॉइंट है क्रॉप फेलियर। अब बेसिकली यहाँ पर ना और कुदरत ने भी अपनी मार दिखाई। कैसे? क्रॉप भी फेल होगी। क्रॉप फेल मतलब पेपर दिए वैसे फेल नहीं हुई, मतलब वहां पर जितनी भी किसानों ने फसलें उगाई थी वो किसी न किसी वजह से खराब हो गई, जिससे क्या हुआ, लोगों का और ज्यादा नुकसान हो गया। मान लो जो किसान छोटे मोटे किसान भी थे, वो उनका तो और भी ज्यादा काम खराब हो गया क्रॉप फेलियर से। और लास्ट वाला पॉइंट है इसका, हाई प्राइसेस ऑफ फूड। मतलब अब क्रॉप फेल होगी, अब जितनी बची कुछ क्रॉप थी उनका प्राइस क्या हो गया, दुगना हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। अब बेसिकली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, लोगों ने जॉब्स में माइग्रेशन भी कर ली, सिटीज में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, वहां पर क्या होगा, मशीनों के आने से जॉब जॉब कर रहे थे सिटीज में उनका भी काम खराब हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही इंक्रीज होगी, और किसानों की फसलें भी खराब हो गई। इन सभी में चक्कर में क्या हुआ, सभी के सभी बेरोजगार हो गए, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर चीजों के प्राइस भी बढ़ गए। अब लोग पहले ही बहुत ज्यादा गरीब हुए पड़े हैं और चीजों का प्राइस ज्यादा बढ़ गया, और भूखे लोग क्या करेंगे, अपने राजा से हेल्प मांगेंगे। अगर राजा भी अपने हाथ खड़े कर देगा तो लोग क्या होंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो पूछा जाएगा 1830 के आसपास जो भी इकोनॉमिक हार्डशिप की उसका रीजन बताओ, या आ जाएगा आपको रीजन फॉर हंगर एंड
हार्डशिप, ये सारे के सारे रीज़न आपने पॉइंट्स में लिखने हैं। वैसे भी मेरे नोट्स में आपको बनी बनाई खीर बढ़िया तरीके से मिलेगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस हेडिंग का ना एक पार्ट डिस्कस कर लिया, हाँ भी हंगर और हार्डशिप का क्या रीज़न था। अब हम देखेंगे कौन-कौन से रिवोल्ट लोग गुस्से के कारण लेके आए। बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2 रिवोल्ट, 2 रिवोल्ट हुए थे। एक रिवोल्ट हुआ था 1848 को, एक रिवोल्ट हुआ था 1845 को। तो स्टोरी क्या है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 1848 वाली बड़ी वाली डेट। तो 1848 के रिवोल्ट का कारण क्या था, पीछे हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हंगर और हार्डशिप में, लास्ट में मैंने क्या बोला था, हाँ भी वो लोग किसकी हेल्प मांगे के, राजा की। तो बेसिकली लोगों ने ना अग्रेसिव तरीके से, जैसे सड़कों पे धरने देते हैं आजकल लोग, उन्होंने क्या किया, मार्च पास किया और ये पेरिस में प्रोटेस्ट किया उन्होंने, अभी हमारी हेल्प करो, राजा से हेल्प मांगी। तो बेसिकली ये वाली सिचुएशन देखने राजा और भी ज्यादा घबरा गया। तो राजा कौन था, लुइस फिलिप, जो हमने पीछे किया था। तो इतना ज्यादा घबरा गया उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। यहाँ पर लिखा ना फ्ली फ्रॉम फ्रांस, मतलब वो उड़ गया, मतलब वहां से अपनी गद्दी छोड़ के भाग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1848 में 2 इवेंट हो गए, एक राजा छोड़ के भाग गया, दूसरा इवेंट जो अभी बताऊंगा क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया। मतलब अब आपने ना सीक्वेंस याद रखना है। अब लुइस फिलिप्स के बाद कौन बन गया राजा फ्रांस का, नेशनल असेंबली बन गई, ऐसे याद रख लो। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक वादा लोगों को कर दिया, हाँ भी अब सभी मैन एज है जिसकी 21, उसको सफरेज दे दी। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। जितने भी मैन है, यहाँ पर ओनली मैन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपने ना 1848 के रिवोल्ट में 2 चीजें याद रखनी है, एक तो राजा अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गया भाई, और दूसरी बात क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने उसकी गद्दी संभाल ली, जिसने आके क्या किया, हाँ भी 21 साल से जितने भी मेज होंगे उसको राइट टू वोट दे देंगे, अब हम आपका ख्याल रखेंगे। ये रिवोल्ट समझ आ गया। दूसरा और लास्ट रिवोल्ट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ। फ्रांस की गद्दी पे कौन कौन बैठा, जैसे पहले आया नेपोलियन, उसके बाद नेपोलियन को किसने हलाया, कंजर्वेटिव्स ने, जिसमें क्या था, हाँ भी बर्बन किंग्स अब फ्रांस के राजा बन गए। बर्बन किंग्स के बाद क्या आया, लुइस फिलिप्स आया, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसने क्या एक्सेप्ट कर ली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो मैंने पीछे बता दिया। अब क्या हुआ, ये 1848 की रेवोल्यूशन के बाद लुइस फिलिप्स भी भाग गया, अब किसके पास पावर आ गई, फ्रांस की नेशनल असेंबली के पास। तो ये आपने थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखना है। आई होप ये 1848 की आपको रेवोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो 1848 की रेवोल्यूशन आएगी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है नेशनल असेंबली के ऊपर। नेशनल असेंबली ने जब फ्रांस को रिपब्लिक किया, कब रिपब्लिक किया, जब ये रेवोल्यूशन आई 1848 की, तब ऑल मैन को क्या दिए गए, जो भी 21 साल से ऊपर है उसको राइट टू वोट अधिकार दे दिया गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं रिवोल्ट 1845। 1845 की रिवोल्ट आसान सी है, बेसिकली एक जगह है सलीशिया, तो सलीशिया एक जगह है, कहाँ पर है, वो पोलैंड में है। तो सलीशिया के वर्कर्स ने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रिवोल्ट कर दिया। कब का रिवोल्ट है, 1845। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता होता है 2 मार्क्स का, सलीशिया का रिवोल्ट बताए जो वर्कर्स ने किया था, किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। हुआ क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर थे ना, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के नीचे वर्कर्स काम करते थे, ये वीवर्स, मतलब कपड़े वगैरह बुनने वाले। कॉन्ट्रैक्टर क्या करने लग गया, उनके साथ बुरा करने लग गया, काम ज्यादा करवाता था और सैलरी कम देने लग गया, और सैलरी कम कम करते करते उनको फ्री में भी काम करवा दिया, उनको बंधक बना के रख दिया, हाँ भी आपने काम करना है। तो सलीशिया के वर्कर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया इस रिवोल्ट के ड्यूरिंग। आई होप ये 1845 का रिवोल्ट और 1848 का रिवोल्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसीलिए इस मेन हेडिंग का नाम क्या है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सी जगह पर कहाँ कहाँ पर रेवोल्यूशन हो रही है। आई होप ये हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट वाली हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई।